जान के, गरीब जान के हमको ना तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है सिसकता आसमान और ये कहानी लिखी है संजीव जायसवाल संजय जी ने। आइए सुनते हैं कहानी सिसकता आसमान। रात्रि का आधा प्रहर बीत चुका था। लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल की सुरम्य पहाड़ियों में बसे छोटे से कस्बे रुद्रपुर के निवासी निंद्रा के आगोश में खोए हुए थे, लेकिन नींद दीपा की आंखों से कोसों दूर थी। वो जीवन के ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। शायद कोई परदेसी आ जाए, सुने मिल जाए भगवान मुझको आदमी के भेष में। शायद कोई परदेसी आ जाए, सुने मिल जाए भगवान मुझको आदमी के भेष में। क्या हो जाए क्या है एक बार झील के उस पार। चल चले दिल करे चल कर किसी का इंतजार झील के उस पार। वातावरण में छाई निस्तब्धता आने वाले तूफान का पूर्वाभास दे रही थी। दीपा ने खुली हुई खिड़की से बाहर झांका। खुले आसमान में भी उसके जीवन की भांति अंधेरा छाया हुआ था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियों के पल्ले आपस में टकराकर शोर उत्पन्न करने लगे। दीपा खिड़की के करीब पहुंची। तब तक तेज बारिश होने लगी थी। जो इस पार नहीं कोई क्या जाने वो उस पार हो। पर्वत के पीछे एक सुंदर सपनों का संसार हो। जो इस पार नहीं कोई क्या जाने वो उस पार हो। पर्वत के पीछे एक सुंदर सपनों का संसार हो। आए हो
पानी की बौछारों ने उसके चेहरे को भिगो दिया। दीपा को लगा जैसे आसमान भी उसकी हालत पर सिसक उठा है। खिड़की बंद कर उसने अपने चेहरे पर टपक आए आंसुओं को पोंछा और रखी हुई कुर्सी पर ढेर हो गई। खिड़कियां बंद होने से बाहर के तूफान का शोर तो कुछ कम हो गया था, किंतु उसके भीतर उठ रहे तूफान का शोर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दीपा, दीपा कहाँ हो तुम? बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे बिना ये दीप बुझ जाएगा। घर में घुसते हुए दीपक तेज स्वर में चिल्लाया। क्यों बेशर्मों की तरह इतना चिल्ला रहे हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? दीपा ने कुर्सी से उठकर तेज स्वर में डपटा। यही सोचेगा कि दीपा के बिना दीपक और दीपक के बिना दीपा अधूरी है। दोनों जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के लिए बने हैं। दीपक ने हंसते हुए कहा। दीपा खिलखिलाते हुए कटी हुई बेल की भांति उससे लिपट गई। उसका मन करता था समय यहीं ठहर जाए और वो दीपक से यूं ही बात करती रहे। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे बाहों में मुझे तो सो जाऊं, पहला तो सो जाऊं। सपनों में अगर सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके। सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके। जब सीने पे सर रख दूं मैं प्यार में शर्मा के। एक गीत मुहब्बत का तुम गाओ तो सो जाऊं, तुम गाओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से दीपा चौंक उठी। कोई बहुत बेचैनी से दरवाजे को थपथपा रहा था। इसका मतलब वो लखनऊ में दीपक की बाहों में नहीं बल्कि रुद्रपुर की कॉटेज में लकड़ी की इस कुर्सी में समाई हुई थी। तंद्रा भंग होते ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई, सामने बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने कॉटेज की मालकिन और उसकी माँ की बचपन की दोस्त मालती जोशी खड़ी थीं। बेटी, बहुत तेज तूफान आया है, खिड़कियां बंद कर लेना। मालती जोशी ने तेज हवा से उड़े जा रहे अपने आंचल को संभालते हुए कहा। हाँ, बंद कर ली हैं, दीपा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तुम बहुत समझदार हो। मालती जोशी ने स्नेह से दीपा के सर पर हाथ फेरा, फिर बोली, किसी चीज की कमी हो तो निसंकोच बता देना। ठीक है, दीपा ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। उनके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दीपा एक बार फिर कुर्सी पर ढेर हो गई। कमी, ये एक छोटा सा शब्द कितना बड़ा होता है, ये दीपा ही जानती थी। बचपन में पिता की कमी, दूसरों के कपड़े सिलकर उसे पढ़ा रही माँ के हाथों में पैसों की कमी, इतनी बड़ी दुनिया में अपनों की कमी। जब से उसने होश संभाला था, कमी ही कमी देखी थी। अभावों से भरी उसकी दुनिया में खुशियों की सौगात लेकर दीपक एक धूमकेतु की तरह आया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हुए उसे 1 महीना ही बीता था कि वहां पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दीपक उससे 2 वर्ष सीनियर था। वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। 2 वर्षों से वो ही इस प्रतियोगिता में प्रथम आ रहा था। इस बार भी सभी को उसी से प्रथम आने की उम्मीद थी,
प्रतियोगिता की खास बात ये थी कि फाइनल राउंड के विषय में पहले से नहीं बताया जाता था। सेमीफाइनल में ही विजयी प्रतियोगियों को मंच पर विषय के बारे में बताया जाता था और उन्हें वहीं पर तत्काल बोलना भी होता था। इस बार फाइनल में दीपक और दीपा आमने सामने थे। मुख्य अतिथि ने स्टेज पर रखे हुए छोटे से बॉक्स से एक पर्ची निकाली। इस बार का विषय था दहेज आज के समाज की आवश्यकता या अभिशाप। मैडम, आप इसके पक्ष में बोलेंगी या विपक्ष में? दीपक ने गर्व भरे स्वर में पूछा। आप सीनियर हैं, इसलिए पहले चुनाव का हक तो आपको ही है, दीपा ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, दीपक ने अपने खास स्टाइल में आंख बंद कर कुछ सोचा और फिर चुनौती भरे स्वर में बोला, आप महिलाएं हमेशा दहेज के विरोध में रहती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से सहमत होते हुए दहेज को अभिशाप सिद्ध करूंगा और इसे आप आज की आवश्यकता सिद्ध करिएगा। उसकी चुनौती सुन दीपा हल्का सा मुस्कुराई, फिर मुख्य अतिथि की ओर मुड़ते हुए बोली, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं दहेज के पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ही बोलना चाहती हूँ। पहले इसे आज की आवश्यकता और फिर अभिशाप सिद्ध करना चाहती हूँ। ये सुन पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपस्थित जन समुदाय का उत्साह देख मुख्य अतिथि ने दीपा को दोनों ही विषयों पर बोलने की अनुमति दी। दीपा ने पहले दहेज की आवश्यकता पर बोलना शुरू किया। आधी आबादी के बराबरी के हक की व्याख्या करते हुए पिता की संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार की वकालत की। आजीविका की तलाश में नई जगहों पर करियर प्रारंभ करने वाले दंपतियों की आरंभिक जीवन की कठिनाई पर प्रकाश डालते हुए उसने सुखमय जीवन के लिए दहेज की आवश्यकता के पक्ष में इतने अकाट्य तर्क दिए कि एक बार लगने लगा कि वास्तव में दहेज अभिशाप नहीं बल्कि बदले हुए समाज की आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद जब उसने दहेज को अभिशाप बताते हुए बोलना शुरू किया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दीपा ने जब बोलना समाप्त किया तो सभागार में सन्नाटा खिंच गया। लोग तालियां बजाना ही भूल गए। पल भर के लिए दीपा भी अवाक रह गई। जब एक श्रोता ने ताली बजाई तो उसकी संगत देने के लिए तालियों की जो गड़गड़ाहट आरंभ हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद संचालक ने जब दीपक का नाम पुकारा तो वो मंच पर पहुंचा। पहले तो उसने दीपा को घूर कर देखा, फिर उपस्थित जन समुदाय पर दृष्टि दौड़ाते हुए बोला, मेरे प्रतिद्वंदी ने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दीपा लखनऊ विश्वविद्यालय के आकाश में दैदीप्यमान वो सूर्य है और सूर्य को दीपक दिखाने की धृष्टता ये दीपक नहीं कर सकता। निर्णायकों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता का प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दोनों ही मेरी इस अद्वितीय प्रतिभा संपन्न प्रतिद्वंदी को दे दें। पूरा सभागार एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन दीपा और दीपक की हुई ये पहली मुलाकात जल्द ही गहरी मित्रता और फिर प्रेम में परिवर्तित हो गई। दीपा को लगता था जैसे वो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विश्वविद्यालय से निकलने के पश्चात गोमती के तट पर बैठकर वो दोनों भावी जीवन के सपने बुनते रहते। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। दीपा जब बीएससी के फाइनल में पहुंची तो दीपक ने एमएससी को पास कर पीएचडी की तैयारी प्रारंभ कर दी। दीपक ने भी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, लेकिन दीपा ने तो हमेशा की तरह सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। घंटों लाइब्रेरी में घुसे रहना उसका प्रिय शौक था। एक बार दीपक 2 दिन नजर नहीं आया। तीसरे दिन जब मिला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कारण पूछने पर उसने बताया कि काफी मेहनत करने के बाद भी उसे अपने एक विषय से संबंधित आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद दीपा लाइब्रेरी चली गई। 1 घंटे बाद जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक कागज था। उसे पढ़ते ही दीपक खुशी से उछल उठा। तुम इस आंकड़ों को कहां से ले आई? इसे ढूंढने के लिए मैंने कितने सारे पुस्तकालयों की खाक छान मारी थी। जनाब, पुस्तकालयों की खाक छानने से कुछ नहीं होता, कुछ ढूंढने के लिए वहां रखी किताबों को पढ़ना पड़ता है। दीपा हंसते हुए बोली। उसने जैसे ही आंखें उठाई देखा कि दीपक एकटक उसी को देखे चले जा रहा है। दीपा के सिंदूरी गाल रक्तिम हो उठे। उसका सर्वस्व कांप उठा। शर्म से बोझिल हो उसकी पलकें झुक गईं और अधर कम कपाए। ये क्या है दीपक? आज से तुम मेरी गुरु हुई। अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे चरण स्पर्श करो। दीपा मुस्कुरा दी। तुम्हारे चरण स्पर्श भी किए जाएंगे, लेकिन ये पुनीत कार्य मैं नहीं, करेंगे हमारे बच्चे। दीपक ने तर्जनी से दीपा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांका। धत! उसका हाथ झटक दीपा तेजी से वहां से चल दी। दीपा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी शादी अगर होगी तो सुनो, तुम्ही से होगी। दीपक ने पीछे से आवाज दी। दीपा ने अपने कदम कुछ और तेज कर दिए। जब वो घर पहुंची तो उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। वो सीधे दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई। आज उसे अपना चेहरा कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा था। मन ही मन पुलकित और प्रफुल्लित होती रही। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ मैं वही दर्पण वही। उस दिन के बाद से उसने दीपक के शोध की आधी जिम्मेदारी उठा ली थी। वो लाइब्रेरी से खोज खोज कर आंकड़े और संदर्भ जुटाती और दीपक उसे मनचाहा रूप दे देता। दीपा की मेहनत से उसका शोध ग्रंथ बहुत जल्दी पूरा हो गया। दीपा की माँ भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। मन ही मन उन्होंने दीपक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। दीपा की प्रेरणा से उसने अपने शोध ग्रंथ को अमेरिका के एक जर्नल में छपने को भेज दिया था। इस बीच उसने एक कंप्यूटर भी खरीद लिया।
शोध ग्रंथ छपते ही दीपक को ईमेल पर बधाइयों का तांता लग गया। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं ने उसे उच्च शोध करने के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव भी भेजा था। दीपक और दीपा की खुशियों का अंत न था। उनकी मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो मिल गई थी। दीपक अमेरिका जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन दीपा के समझाने पर उसने एक मशहूर विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप स्वीकार कर ली। अमेरिका जाने से पहले दीपक अपना कंप्यूटर दीपा को दे गया था। वहां पहुंचते ही उसने दीपा को ईमेल किया। अमेरिका की भव्यता, वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी और अपनी खुशियों का वर्णन करने के लिए उसने दीपा की प्रशंसा में पुल बांध दिए थे। उसका हर ईमेल प्यार की खुशबू से सरोबार रहता। इधर दीपा एमएससी के फाइनल में पहुंच चुकी थी। हमेशा की तरह इस बार भी प्रथम आने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। तभी एक दिन दीपक का ईमेल मिला। उसने लिखा था, दीपा, यहाँ की जिंदगी बहुत कठिन है। मैंने अभी तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन अब लगता है मुझे अपनी रिसर्च बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। दरअसल स्कॉलरशिप में यहाँ का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मुझे पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ रही है। उसमें ही इतना थक जाता हूँ कि रिसर्च का काम पिछड़ता चला जा रहा है। विश्वविद्यालय से भी मुझे चेतावनी मिल चुकी है। अगर तुम चाहो तो इस परेशानी से मुझे बचा सकती हो। ईमेल पढ़कर दीपा व्यथित हो उठी। उसने फौरन उत्तर भेजा, दीपक, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये संकोच कैसा? अधिकार पूर्वक बताओ मुझे क्या करना है। 2 घंटे बाद ही ईमेल पर दीपक का उत्तर आया, मैं यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज के ईमेल एड्रेस और अपने रिसर्च के टॉपिक्स तुम्हें भेज रहा हूँ। यहाँ की लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तुम हमारे टॉपिक से संबंधित जानकारी डाउनलोड करके अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर दो और मुझे ईमेल कर दो। कुछ सामग्री तुम वहाँ की लाइब्रेरी से भी ले सकती हो। दीपा, तुम्हें मेहनत तो बहुत पड़ेगी, लेकिन प्लीज मेरे वास्ते इतना कर दो। मैं अपने शोध ग्रंथ पर अपने साथ तुम्हारा नाम भी संयुक्त रूप में दूंगा। 15 दिनों तक लगातार मेहनत कर दीपा ने एक टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार कर दी और उसे दीपक को ईमेल कर दिया। अंत में उसने लिखा, शोध ग्रंथ पर मेरा नाम देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे आंतरिक खुशी होती है। उसी दिन दीपक का उत्तर आया, इस समय अमेरिका का वीजा मिलना बहुत कठिन हो गया है। अगर शोध ग्रंथ पर तुम्हारा नाम रहेगा तो तुम्हें आसानी से वीजा मिल जाएगा और तुम आराम से यहाँ आ सकती हो। दीपा का मन मयूर नृत्य कर उठा। उसका श्रम सार्थक हो गया। दीपक एक एक करके टॉपिक्स भेजता रहा और उसके प्यार में डूबी दीपा पूरी मेहनत से उसकी रिपोर्ट तैयार कर अमेरिका भेजती रही। इस सब से उसकी खुद की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई और उसे फाइनल की परीक्षाएं छोड़नी पड़ी, किंतु उसे कोई अफसोस न था। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ
दीपक के शोध ग्रंथ के अंतिम चैप्टर को टाइप करके ईमेल किया ही था कि उसकी पुरानी सहेली हिमानी आ गई। बीएससी करने के बाद उसकी शादी एक कंप्यूटर इंजीनियर से हो गई थी और वो उसी के साथ अमेरिका चली गई थी। हिमानी को देख दीपा उसके गले से लिपट गई। दोनों काफी देर तक पुरानी सहेलियों के बारे में बातें करती रहीं। अचानक दीपा ने कहा, अरे तुझे अपने कॉलेज के दीपक की याद है? वो आजकल अमेरिका में ही है। क्या कभी उससे मुलाकात हुई? अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी और उसकी बीवी के लिखे रिसर्च पेपर्स की तो अमेरिका जर्नल में धूम मची हुई है, हिमानी ने बताया। दीपक के रिसर्च पेपर की तो धूम हो सकती है, लेकिन उसकी बीवी बीच में कासी आ गई। दीपक की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। दीपा हंस पड़ी। तेरी जानकारी अधूरी है। दीपक बहुत स्मार्ट निकला। अरे अमेरिका पहुंचने के दूसरे ही महीने उसने अपने हेड की इकलौती बेटी नीलोफर से शादी कर ली थी, हिमानी ने भी हंसते हुए बताया। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, दीपक की शादी अभी नहीं हुई है, दीपा ने डूबते स्वर में कहा। उसे अपना ही स्वर अनजाना सा जान पड़ा। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। महीने के अंतिम शनिवार को वहां सारे के सारे इंडियंस एक साथ वीकेंड मनाते हैं। तब दीपक नीलोफर के साथ आता है वहां, हिमानी ने बताया। क्या तू कहीं किसी दूसरे दीपक की बात तो नहीं कर रही? दीपा ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। हिमानी की बात सुन उसे अपना कलेजा बैठता हुआ सा महसूस हो रहा था। अरे मैं उस दीपक की बात कर रही हूँ जिसके साथ हुई तुम्हारी वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम और द्वितीय दोनों ही पुरस्कार मिले थे, और जिसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा था और हल्की फुल्की अफवाहें भी उड़ी थी, हिमानी ने जोर देते हुए बताया। अब कहने सुनने को कुछ भी शेष न बचा था। सारे सपने रेत के महल की तरह ढह गए। हिमानी तो चली गई, लेकिन एक ऐसा बवंडर छोड़ गई थी जिसमें फंसी दीपा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसका अस्तित्व अस्तित्वहीन सा होकर रह गया। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच भंवर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। दिल में ऐसा दर्द छुपा है, दिल में ऐसा दर्द छुपा है, मुझसे सहा न जाए, मुझसे सहा न जाए। कहना तो चाहूं अपनों से मैं, फिर भी कहा न जाए, फिर भी कहा न जाए। आंसू भी आंखों में, आंसू भी आंखों में, चुपके से पी जाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच भंवर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। क्या उसका दीपक उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है? मन के किसी कोने में अभी भी आशा की किरण शेष थी। कुछ सोचकर दीपा ने इंटरनेट पर इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी नई दिल्ली नाम की एक काल्पनिक संस्था के नाम से एक ईमेल एड्रेस तैयार किया। दीपक और नीलोफर के पेपर्स की भूरी भूरी प्रशंसा करने के बाद उसने दीपक को अपनी पत्नी के साथ संस्था के वार्षिक समारोह में आने के लिए निमंत्रण भेज दिया और दोनों को आने जाने की टिकट देने का वायदा भी किया। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीती।
अगली सुबह जब उसने इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का ईमेल खोला तो दीपक का संदेश उसे मुंह चिढ़ा रहा था। दीपक ने सपत्नीक आने की सहमति भेज दी थी। इतना बड़ा धोखा! दीपा का अंतर्मन घृणा से भर उठा। उसे दीपक की शादी का इतना अफसोस न था जितना इस बात का कि दीपक ने उसे इस्तेमाल किया था। उसने हर तरह के शोषण की बात सुनी थी, पर इतना बड़ा मानसिक शोषण? दीपक के प्यार में डूबी वो अपना कैरियर बर्बाद कर पेपर्स तैयार करती रही और वो उसके आधार पर वहां ऐश करता रहा। दीपक का चेहरा आंसुओं से भीग उठा। वो जितना सोचती निराशा के गर्त में उतना ही डूबती जाती। मां की अनुभवी आंखों ने जल्द ही बेटी का दर्द भांप लिया। सच्चाई जान एक बारगी उन्हें भी दुनिया उजड़ती नजर आई, लेकिन अपने को संभालते हुए उन्होंने समझाया, जब वो तेरी मदद से इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो सोच तू क्या बन सकती है। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। जो हुआ उसे भूल, अपनी पढ़ाई में जुट जा। तुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है ना जहां देखने में दीपक को भी डर लगे। समझाना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है कि दर्द क्या होता है। लेकिन फिर भी मां की बातों ने दीपा को बहुत सांत्वना दी। वो दीपक को नहीं बुला पाई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। अगले वर्ष उसने एमएससी की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वोच्च अंक लेकर उत्तीर्ण की। उसके बाद सफलताएं पंख फैलाकर उसका स्वागत कर रही थीं। जिस समर्पण और तन्मयता से उसने दीपक का शोध ग्रंथ तैयार किया था, उससे दोगुनी शक्ति से वो अपना शोध ग्रंथ तैयार करने में जुट गई। उसकी मेहनत रंग लाई। यूजीसी ने उसके शोध ग्रंथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ शोध ग्रंथ घोषित किया। इस बीच उसके कई पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो विश्व बैंक ने उसे हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की जाने वाली अपनी एक परियोजना का तकनीकी सलाहकार नियुक्त कर दिया। समय बड़े से बड़े घावों को भर देता है। दीपा ने अब तक दीपक की यादों को अंतर्मन से उखाड़ फेंका था। एक बुरे स्वप्न के अलावा दीपक का उसकी जिंदगी में कोई अस्तित्व न था। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। गिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए विश्व बैंक की टीम शिमला आ रही थी। प्रारंभिक तैयारी पूरी करने के लिए दीपा एक दिन पहले ही वहां पहुंच गई। उसकी मां की बचपन की सहेली मालती जोशी शिमला से 5 किलोमीटर दूर रुद्रपुर में रहती थी। उनके आग्रह पर वो शिमला के किसी होटल के बजाय रुद्रपुर में रुक गई थी। आज जब फाइल में उसने विश्व बैंक की टीम के मुखिया का नाम पढ़ा
तो वो चौंक गई। दीपक मल्होत्रा, यही तो वो नाम था जिसे दीपा सपने में भी नहीं याद करना चाहती थी। किंतु सुस्वादु व्यंजनों के बीच मुंह में आ गए कंकड़ की भांति ये नाम उसे मुंह चिढ़ा रहा था। कुछ सोचकर उसने विश्व बैंक के स्थानीय प्रतिनिधि हेमंत गुलाटी से पूछा, आप विश्व बैंक की टीम को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे ना, लेकिन उन्हें पहचानेंगे कैसे? मैडम, मैंने ईमेल से उनकी फोटो मंगवा ली है। हेमंत गुलाटी ने मुस्कुराते हुए ये जानकारी दी। क्या मैं वो फोटो देख सकती हूँ? दीपा ने धीमे स्वर में पूछा। किंतु अनहोने की आशंका से उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। हेमंत गुलाटी ने एक फाइल से फोटो निकालकर दीपा की ओर बढ़ाई। दीपा ने कांपते हाथों से फोटो को थाम लिया। उसकी आशंका सही साबित हुई। 7 सदस्यीय टीम के बीचों बीच नीलोफर के साथ दीपक खड़ा हुआ था। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी। तो इस परियोजना में उसे दीपक के साथ काम करना पड़ेगा। वो दीपक जिसने उसका ऐसा शोषण किया है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। प्यार में अक्सर लोग साथी को धोखा देते हैं, लेकिन दीपक ने तो उसके मन को अपवित्र कर दिया था। क्या उसका अंतर्मन मन के शोषक का सामना करने के लिए तैयार है? शायद नहीं। वो तो दीपक की यादों से भी अपने आप को दूर रखना चाहती है। उसके मनहूस साए से भी अपने को बचाना चाहती है। फिर उसके साथ काम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दीपा के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हेमंत गुलाटी ने दीपा के पीले पड़े हुए चेहरे को देखते हुए पूछा। उत्तर देने की बजाय दीपा ने मेज पर रखे हुए पानी के गिलास को उठाकर होठों से लगा लिया और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। किंतु मन की अगन को शांति नहीं पहुंची। वो कंपकपाते हुए हाथों से गिलास मेज पर रखते हुए बोली, मिस्टर गुलाटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं रुद्रपुर जा रही हूँ। मैडम, कल 11 बजे मीटिंग होगी। आप थोड़ा पहले आकर फाइल देख लीजिएगा, हेमंत गुलाटी ने कहा। मैं नहीं आ सकूंगी। आप स्वयं सब संभाल लीजिएगा, दीपा बोली। इससे पहले कि हेमंत गुलाटी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते, अपना पर्स उठाकर वो तीर की तरह वहां से निकल गई। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके विश्व बैंक की परियोजना में सलाहकार के रूप में जुड़कर वो कितनी खुश थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद मिल जाना निश्चय ही सौभाग्य की बात थी। सफलता के द्वार उसके स्वागत में खुले हुए थे। किंतु अब इस पद पर कार्य कर पाना संभव न था। रुद्रपुर आकर उसने अपना त्यागपत्र लिख डाला, किंतु उसके मन को शांति नहीं पहुंची। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। मालती जोशी ने आके उन्हें दवाई तो दी, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। वो चुपचाप कमरे में पड़ी रही। धीरे धीरे रात हो गई। आसमान में छाई काली चादर की भांति उसके जीवन में भी कालिमा छा गई थी। कल सुबह होते ही वो शिमला से दूर चली जाएगी, उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था। अचानक तेज गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं गूंज उठी। इसी के साथ चमकती हुई बिजली से आसपास की पहाड़ियां
रोशनी से नहा उठी, क्षण भर के लिए ही सही, किंतु उच्च शिखर की ओर जा रही पगडंडी अंधकार का सीना चीर जगमगा उठी थी। तो क्या उसके जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? उसमें रोशनी की कोई किरण नहीं बची है? दीपा की सोच को झटका लगा। इस अंधकार से बचकर वो कहाँ जाएगी? जहां जाएगी क्या पराजय का दंश उसे चैन से जीने देगा? झंझावातों से मुंह मोड़कर क्या मन को शांति मिल पाएगी? क्या पलायन समस्या का हल है? यदि नहीं तो फिर वो पलायन क्यों करे? इसलिए कि वो एक स्त्री है, कमजोर है, उसका शोषण हुआ है। स्त्री होना और अनजाने में शोषित होना कोई अपराध नहीं है। अपराध है शोषण को स्वीकार करना और प्रतिकार न करना। यही अपराध है। कायरता दिखाना अपराध है, और दीपा कायर नहीं है। पूरी शक्ति से दीपक का सामना करेगी, अडिग, अविचल और अजेय रहेगी। अगर परिस्थितियों से भागना है तो दीपक भागेगा, वो नहीं। दीपा ने निर्णय ले लिया था। उसका आत्मविश्वास एक बार फिर जाग उठा था। पर्स खोलकर उसने त्याग पत्र निकाला और उसे फाड़कर हवा में उछाल दिया। बाहर आया तूफान शांत हो चुका था। उसने आगे बढ़ खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंकों ने बाहें फैलाकर उसके निर्णय का स्वागत किया। अपनी बिखरी हुई लटों को समेटते हुए वो जाकर लेट गई। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। अगले दिन वो जानबूझकर बैठक कक्ष में देरी से पहुंची। दीपक बैठक का संचालन कर रहा था। दीपा ने हल्की सी दस्तक देकर दरवाजा खोल दिया। आहटपा सभी दरवाजे की ओर देखने लगे। दीपा ने पहले दायां पैर भीतर रखा, फिर मजबूती से एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे देखकर दीपक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दीपा से इन परिस्थितियों में मुलाकात हो सकती है। मिस्टर दीपक, आई एम दीपा रस्तोगी, इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल एडवाइजर। भरपूर आत्मविश्वास के साथ दीपा ने हाथ आगे बढ़ाया। दीपक कसमसा कर रह गया। दीपा से हाथ मिलाना तो दूर, वो उसकी ओर देख पाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। कम ऑन मिस्टर दीपक, हमें इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना है, इसलिए हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। दीपक की हालत देख दीपा मुस्कुराई। अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू में करने का असफल प्रयास करते हुए दीपक ने कंपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। दीपा ने उसे थामकर गर्मजोशी से हिलाते हुए कहा, मेरे रहते हुए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आंकड़े भी जुटा लूंगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर दूंगी। बस उस पर हम दोनों का नाम होना चाहिए। सड़क सड़क सड़क, जैसे नंगी पीठ पर कोई कोड़े बरसाए जा रहा हो।
दीपक का सर्वांग सूखे पत्ते की भांति कांप उठा। उसकी जुबान तालू से चिपक कर रह गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। दीपा ने उसके चेहरे पर उपेक्षा भरी दृष्टि डाली और इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। कुर्सी की पुष्ट पर पीठ टिकाकर उसने हल्का सा पीछे किया और भरपूर आत्मविश्वास के साथ बोली, मिस्टर दीपक, बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता है, इसलिए उसे बर्बाद करने की बजाय हमें आज की बैठक की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। हतप्रभ दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिसकता आसमान अंगारे बरसाने लगा था और उसकी तपिश में झुलसने के सिवा उसके पास और कोई चारा न था। सुमन समा अपना खिला खिला मन रखना, खुशबू लुटाते रहना, खुशबू लुटाते रहना, चाहे पड़े कांटों पे तन रखना, सुमन समा तुम अपना खिला खिला मन रखना। दुनिया में फूलों का सानी नहीं कोई, फूलों से बढ़ के यहाँ सानी नहीं कोई, दिल बहला दिल बहला खुल के सुमन समा तुम अपना। और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को दीजिए इजाजत उस कार्यक्रम से जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। नमस्कार।